सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। एक पुरानी हिकायत है कि एक चौकीदार किसी शाह के पास मुलाजिम था और इसकी जिम्मेदारी ये थी कि तमाम मुलाजमीन पर नज़र रखनी है ताकि महल से वो कोई चीज़ चोरी करके ना ले जा सके। अच्छा, एक रोज़ क्या होता है कि उसने तलाशी के दौरान एक नए मुलाजिम के हाथ में छोटा सा संदूक देखा। चौकीदार ने सख्त लहजे में पूछा कि संदूक में क्या है। मुलाजिम घबरा गया। उसने कहा कि जी इसमें महल के बचे हुए कुछ बासी चावल हैं, एक तो चावल और बासी। अच्छा, चौकीदार ने मुसलसल सख्त लहजे में पूछा और कहा कि खोल इस संदूक को, तलाशी दे। अच्छा, मुलाजिम ने क्या किया कि संदूक खोल कर दिखाया। उसमें वाकई बासी चावल के अलावा कुछ नहीं था। अब अगले रोज़ मुलाजिम फिर कतार में संदूक पकड़े खड़ा था। चौकीदार ने फिर तलाशी ली और वही बासी चावल बरामद हुए। तीसरा दिन, चौथा दिन, पाँचवा दिन, ये सब होता रहा। चौकीदार के दिल में मुसलसल शक था कि कुछ तो गलत है। अब छठा दिन आता है। छठे रोज़ चौकीदार ने बहुत ही बारीकी से तलाशी ली। संदूक की लकड़ी भी समझ ले कि कुरेद दी और ठोक पटक करके भी देखा, मगर निकलना क्या था? निकले तो सिर्फ वही बासी चावल। सातवां दिन आया और हस्बे मामूल मुलाजिम संदूक के साथ खड़ा था। चौकीदार ने मुलाजिम को कोने में बुलाया और नहायत बेचारगी से मुखातिब हुआ कि देखो, मुझे तजर्बे की बुनियाद पर यकीन है कि तुम कुछ चुराते हो, मगर मैं कोशिश के बावजूद नहीं मालूम कर पाया कि वो क्या है। मैं तुम्हें ज़बान देता हूँ कि तुम्हें ना गिरफ्तार करूंगा ना किसी से शिकायत लगाऊंगा। यानी वो जानना चाहता था कि अंदर है क्या। बस उसने कहा कि मुझे इतना बता दो कि तुम आखिर क्या चुराते हो। मुलाजिम ने मुस्कुरा कर चौकीदार के कान में सरगोशी की और कहा कि साहब, मैं संदूक चुराता हूँ। इस शिकायत का सबक और समझने की बात कि हम सब भी अक्सर मामलात को कह लें कि अस खुद पेचीदा बना देते हैं। हम सामने नजर आती जो वाज़ेह हकीकत है ना, उसको अनजाने ना अनजाने में कहते हैं कि बाकायदा नज़रअंदाज कर देते हैं और गैर ज़रूरी तफसील में उलझ जाते हैं, अपना वक्त ज़ाया करते हैं और कह लें कि ये बेतुक के मामलात में हम अपनी तमाम ज़िंदगी कहते हैं खपा देते हैं, जिनका हासिल तो कुछ होना ही नहीं है। अब ठीक इसी तरह हमारे जो रहबर हैं, जो अवामी वोट इसलिए हासिल करते हैं ताकि वो अवाम के मसाइल हल कर सकें, लेकिन हमारे रहनुमाओं की शायद ये फितरत बन गई है कि वो मसाइल को हल करने के बजाय मसाइल को मज़ीद हवा देते हैं, जिसकी वजह से आम आवाम और भी ज़्यादा उलझ जाती है और आवाम को यही नहीं पता लगता कि कौन सी बात दुरुस्त है, कौन सी बात गलत है। और ये हमारे रहबर ही हैं जो एक दूसरे पर जिम्मेदारी आयद करके अवाम को फुटबॉल बनाकर खेलते हैं। एक सियासी जमात अवाम को बतौर फुटबॉल बनाकर किक मारकर दूसरी सियासी जमात तक पहुँचा देती है और इसी तरह अवाम को घुमाने का सिलसिला जारी रहता है। अब आप कल घोटकी में होने वाले ट्रेन हादसे को देख लें। कितना बड़ा सानिया, कितनी इंसानी जानें चली गईं और इस सानिया पर इजहार अफसोस के साथ होना ये चाहिए था कि आइंदा ऐसे हादसात का रास्ता रोका जाए। लेकिन हो क्या रहा है सियासत में? इस मामले को सुलझाने की बजाय, हादसे के जिम्मेदारों का तयन करने की बजाय एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ, इसका कसूर उसका कसूर, उसकी जिम्मेदारी उसकी जिम्मेदारी उसकी, बस यही चल रहा है। अपने ऊपर कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ट्रेन हादसा क़यामत से कम नहीं, ये बड़ा हादसा है। इसका जिम्मेदार कौन है? हादसे की वजह बदइंतज़ामी है, नाअहली है, गफलत है या फिर कुछ और है? इसका पता चलना ज़रूरी है। लेकिन इस हादसे से भी ज़्यादा जो चीज़ तकलीफ दे है वो हमारे रहबरों का रवैया, जो हादसे में ज़ख्मी होने वालों के साथ साथ पूरी कौम के ज़ख्मों पर नमक छिड़क रहा है। ट्रेन हादसे माजी की हुकूमतों में भी पेश आए और उस वक्त भी उनकी जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालकर सब ने अपने आप को क्लीन चिट दे दी। नतीजा वही जो आपके सामने कि अब तक हम ट्रेन हादसों में लाशें उठा रहे हैं। अच्छा, मैं ज़रा ये माजी के जो पेश आने वाले ट्रेन हादसात हैं उनकी कुछ तफसीलात, डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगी। नाजरीन, पाकिस्तान की तारीख में ट्रेन के कई बड़े हादसे हुए हैं, कई बहुत बड़े हादसात हुए हैं, मगर मुल्की तारीख का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा 4 जनवरी 1990 को हुआ था और जहां पन्नू आकिल के करीब इलाके में ट्रेन हादसे के नतीजे में 307 अफराद जान की बाजी हार गए थे। फिर पाकिस्तान में पहला जो बड़ा ट्रेन हादसा है वो 1953, जिसमें 200 अफराद जान की बाजी हारे और इसके अगले ही बरस एक ट्रेन हादसे में 60 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। अब इसी तरह 22 अक्टूबर 1969 को लियाकतपुर के करीब ट्रेन हादसे में 80 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं और 1987 में मोरो के करीब बस और ट्रेन के तसादुम में 28 अफराद जान की बाजी हार गए। 13 जुलाई 2005 को घोटकी के करीब 3 ट्रेनें आपस में टकरा जाती हैं और नतीजा 120 अफराद मौत की नींद सो जाते हैं। जुलाई 2013 खानपुर के करीब
ट्रेन रिक्शे से टकरा जाती है और 14 अफराद जान से चले जाते हैं। 2 जुलाई 2015 को गुजरांवाला में खौफनाक ट्रेन हादसा पेश आता है और 19 अफराद जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। 17 नवंबर 2015 बलोचिस्तान में ट्रेन हादसे के नतीजे में 20 अफराद लुकमा अजल बन जाते हैं। नवंबर 2016 कराची के इलाके लांढी में 2 ट्रेनें आपस में टकराती हैं और नतीजे में आपको मैं याद करवाती चलूँ 21 अफराद मौत की वादी में जा पहुँचे। अच्छा जी, 31 अक्टूबर 2019 को ज़िला रहीम यार खान में भी मुसाफिर ट्रेन में आग लगने से 74 अफराद जान से हाथ धो बैठे। 11 जुलाई 2019 को रहीम यार खान के करीब अकबर एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकराती है जिसमें 20 मुसाफिर मौत की नींद सो जाते हैं और 60 जख्मी। अब साल 2019 में भी पाकिस्तान रेलवे की तारीख का कह लें कि अगर मैं कहूँ कि 72 साल था तो गलत नहीं होगा, 72 साल साबित हुआ। ये ट्रेन हादसे के वो अदादो शुमार हैं जो ऑन रिकॉर्ड हैं, रिकॉर्ड पर हैं। इसके अलावा भी दर्जनों ट्रेन हादसात रूनुमा हुए जो रिकॉर्ड पर नहीं हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के बनने से अब तक ट्रेन हादसों की लंबी लाइन क्यों लगी रही, क्यों लगती रही लाइन, इन पर काबू पाने की कोशिश क्यों ना की गई? तो इसका जवाब ढूंढना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। हमारे रहबरों का शौक़ है सियासत, सो इन हादसात के बाद भी अपनी गफलतों को, अपनी कोताहियों पर इसी सियासत की खाक डाल दी गई। और अलमिया ये कि हमारे रहबर अब तक गफलत की नींद से बेदार नहीं हुए, बेदार होने को तैयार हैं। वज़ीर रेलवे आज़म सवाती साहब भी घोट की ट्रेन हादसे पर अजीबो गरीब मंतक देते नजर आ रहे थे, अजीबो गरीब बात कर रहे थे। जरा क्लिप चलाइएगा, फिर मैं मजीद बात करती हूँ। चलाइएगा क्लिप। आज़म सवाती साहब पर करप्शन के इल्जामात है, लेकिन उनकी किस्मत कह लें कि अच्छी है कि वो फिर वजीर बन गए। रेलवे का कलमदान इनके पास है, लेकिन घोट की ट्रेन हादसे के बाद ऐसा लग रहा है कि शायद आज़म सवाती भी रेलवे को पटरी पर चढ़ाने में कामयाब नहीं हो सके। वज़ीर रेलवे मीडिया को इस बात का यकीन दिला रहे हैं कि वो जल्द वाक़ये के जिम्मेदारों को कटहरे में लाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जैसा कि कहा जाता है कि जल्द कटहरे में लाएंगे, कार्रवाई होगी। और सितम देखिए कि वज़ीर रेलवे आज़म सवाती को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब फ़ोन करके हादसे की जगह पर पहुंचने की हिदायत करते हैं। और सितम देखिए कि आज़म सवाती की एक वीडियो भी वायरल हुई जिसमें वो कहते हुए सुने जा सकते हैं कि जी वो रेलवे को खसारे से निकालने की कोशिश करें, लेकिन ट्रेन चलाना उनके महकमे का काम नहीं है। यानी अगर आज़म सवाती साहब की बात का सीधा मतलब निकाला जाए तो ये कहा जा सकता है कि आज़म सवाती कहना ये चाहते हैं कि ट्रेन का महकमा चलाना उनके बस की बात नहीं है, ट्रेन का महकमा चलाना उनके बस की बात नहीं है। और ट्रेन हादसे पर सोने पे सुहागा एक वजीर का बयान भी, और उस बयान में वजीर साहब अपने हम जमाती वजीर को घोट की हादसे का जिम्मेदार करार देने के बजाय इस हादसे का जिम्मेदार साबिका हुक्मरानों को करार दे रहे हैं। क्या कहते हैं वफाकी वजीर? कहते हैं कि जी साद रफीक के गुनाहों पर आज़म सवाती इस्तीफा क्यों दें। चले मान लेते हैं कि ये गुनाह साद रफीक के खाते में जाता है, साद रफीक का गुनाह है, फिर आप माजी में होने वाले हादसात पर साद रफीक से इस्तीफा किस मुंह से मांगते रहें? इसका जवाब अगर हो तो प्लीज मुझे दे दीजिएगा। अब इस हादसे की तहकीकात और इसके जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का रिवायती अज़म इस बार भी जाहिर किया गया, लेकिन माजी के तजर्बे को देखा जाए तो खदशा यही है कि इस वाक़ये पर भी ताखीर की आप देख लें, अगर डाल दी जाएगी ताखीर ही नजर आएगी आपको, और कुछ नजर नहीं आएगा, नताइज नजर नहीं आएंगे, क्या किया जाएगा, इक़दाम क्या होंगे, देख लीजिएगा। और अगर ज्यादा शोर मचा तो ज्यादा से ज्यादा निचले दर्जे के चंद मुलाजिमीन के गले में जिम्मेदारी का फंदा डालकर मामला ठंडा कर दिया जाएगा, सिंपल सी बात। और अब तक की रिवायत यही रही है, ये जो मैंने आपको बताया। अब इन हादसात की रोकथाम की एक उम्मीद MLN1 मंसूबा भी है जिसका जिक्र खबरों में तो है। क्या अमली तौर पर ये जो मंसूबा है इसका कोई वजूद है भी या नहीं, ये राज अभी खुला नहीं है, क्योंकि अभी हुकूमत सियासी उलझनों में उलझी हुई है, इसे फुर्सत ही नहीं है। और फिर बजट की बला कह लें कि हुकूमत के सर पर मंडला रही है, और हुकूमत का दावा यह कि बजट तारीखी होगा जो तब्दीली का पेशखैमा बनेगा, अवाम को रिलीफ मिलेगा। लेकिन ऑपोजिशन बजट से पहले ही रोला डाल रही है कि ये बजट अवाम को महंगाई की सुनामी में बहा ले जाएगा। अच्छा, पंजाबी की एक कहावत है, पिंड वसिया नहीं ते उचक्के पहले तैयार, यानी अभी गांव आबाद नहीं और चोर लूटने भी आ गए। हुकूमत कहती है कि वो बजट में खुशखबरी देगी। मैं क्या, हर पाकिस्तानी दुआ गो है, हर पाकिस्तानी चाहता है कि बजट अवाम की माशी ज़िंदगी को बेहतर करने वाला बजट हो। मैं बस अगर बात करूँ, कुछ दिन की बात रह गई है और 2 रोज़ ही बचे हैं, इसके बाद आप देख लीजिएगा कि सबको पता चल जाएगा कि जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि ये होगा वो होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि हम दुआ गोएं कि जो आप चाह रहे हैं, जो जिस बात का आप इजहार कर रहे हैं कि बजट अवाम दोस्त होगा, अवाम की मुश्किलात कम होगी, हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह करे ऐसा हो। खैर पता चल जाएगा।
अब पता चल जाएगा इसके बाद कि जी ऑपोजिशन के बजट पर खदशात जो हैं वो दुरुस्त थे या फिर हुकूमत के कहने के जो वादे या दावे हैं इसको लेके वो दुरुस्त थे। क्या ऑपोजिशन हमेशा की तरह पॉइंट स्कोरिंग करती रही या फिर हकीकत क्या है कि हुकूमत ये मैदान भी जीत गई, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी के हालात अगर देखें तो ऑपोजिशन जमातें एक दूसरे पर हमले करके अपनी अपनी कहने की सियासत चमका रही हैं। अब कल जो ट्रेन हादसा हुआ उस पर ऐवान में होने वाले इजलास से क्या साबित हुआ? सिर्फ ये साबित हुआ कि हमारे रहबर मसाइल को सुलझाने की बजाय मज़ीद उलझाते हैं। और यही बात बिलावल ने भी ऐवान में की है कि जी मुस्लिम लीग नून और वफाकी वज़ीर अपनी अपनी सियासत चमकाने आते हैं और अवाम के मसाइल को नज़रअंदाज कर देते हैं। चलाइएगा बिलावल का क्लिप। अच्छा, बिलावल का मौके बिल्कुल दुरुस्त है कि ट्रेन हादसा हुआ और उस पर अवाम को एतमाद में लेने की कोशिश की जानी चाहिए थी, लेकिन हमारे सियासी रहनुमा यहाँ भी पॉइंट स्कोरिंग करने से बाज नहीं आए। ट्रेन हादसे जैसे जो अवामी मसले हैं उसको सियासी रंग दे दिया गया। मुस्लिम लीग नून अपने कारनामे गिनवाती रही और हुकूमत वज़रा ट्रेन हादसे की जिम्मेदारी नून लीग और पीपल्स पार्टी पर डालते रहे। एहसन इकबाल साहब पीपल्स पार्टी पर चढ़ाई करते रहे, जिसके जवाब में बिलावल ने एहसन इकबाल साहब को नून लीग का कागजी ओहदेदार कह दिया। अब ये कहना था कि जी मुस्लिम लीग नून की सफ़ों में खलबली मच गई और नून लीग बिलावल की तकरीर के दौरान इजलास से वॉकआउट कर गई। अच्छा, बिलावल अक्सर औकात ठंडे दिमाग से काम लेते हैं और अब उनके लहजे में एकदम से गर्मी समझ में आती है, क्योंकि बिलावल समझते हैं कि वज़रा और नून लीग अपनी सियासत चमकाने के लिए खड़े हो जाते हैं और ये हादसे पर सियासत चमकाते हैं। यानी बिलावल भी ये चाहते हैं कि हालात को बिगाड़ने के बजाय सुलझाया जाए, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने मामले को बिगाड़ दिया। ऐसे एक बात, सबका क्लिप जरा चलाइएगा। अच्छा, पीडीएम टूटने का सदमा ऑपोजिशन जमातों को अब तक है, इसीलिए बाकायदा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक दूसरे को लेकर इंतकामी आग में जल रही है। कल ऐवान में एहसन इकबाल साहब ने एतराज़ उठाया कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को पहले क्यों बोलने दिया गया, और एहसन इकबाल साहब भी समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून बहुत बड़ी ऑपोजिशन जमात है, तो इस लिहाज से मुस्लिम लीग नून को ऐवान में बात करने का पहले मौका मिलना चाहिए। देख लें इनकी बादशाहत वाली सोच, ये देख लें। अब देखा जाए तो पहले कौन खिताब कर रहा है, बाद में कौन खिताब कर रहा है, ये मसला होना ही नहीं चाहिए था। होना चाहिए था नाजरीन, अगर नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, कोई भी ऑपोजिशन जमात हो, अगर उन्हें बारी बारी किसी भी मौजू पे बहस करने का मौका मिल रहा है तो फिर कौन पहले ऐवान में तकरीर करे कौन बाद में, इसका तो फर्क ही नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि जी हमारे रहबर अब भी सियासी तौर पर मैच्योर नहीं हुए, वरना कल जो बात की गई ऐसी बात मेरे ख्याल से होती ना और ना मजीद उलझने पैदा होती। लेकिन जो हमारे सियासी रहबर हैं इन्होंने तो पेचीदगियां बढ़ाने का फैसला किया हुआ है कि पेचीदगियां बढ़ाने की बकायदा इन्होंने जिम्मेदारी उठाई हुई है। किसी और चीज़ की जिम्मेदारी उठाएं ना उठाएं, मामला को बिगाड़ने की जिम्मेदारी इन लोगों ने उठाई हुई है। बड़ी बाखूबी निभा रहे हैं ये जिम्मेदारी कि मामला को पेचीदा कैसे करना है, खराब कैसे करना है, बिगाड़ना कैसे है। अब बिलावल ने बाद में एहसन इकबाल साहब को आड़े हाथों लिया और फिर कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना, वो दिया, जिस पर एहसन इकबाल साहब ने अपने एक बयान में कहा कि बिलावल उम्र में उनके बड़े बेटे से भी छोटे, पता नहीं बंदर उम्र कहाँ से ले आते हैं। मेच्योरिटी का ताल्लुक उम्र से नहीं होता, मैं अक्सर प्रोग्राम में कहती हूँ। फिर प्रैक्टिकली बिलावल आप लोगों से ज्यादा मेच्योर साबित हो रहा है, इसमें कभी आप लोगों को शर्म आई है? यानी आपके बड़े बेटे से भी छोटा है बिलावल बकौल आपके, तो फिर इतने मेच्योरिटी का मुजाहरा तो आपको करना चाहिए, कर वो रहा है। अब वो क्या कहते हैं एहसन इकबाल साहब कि मेरे बड़े बेटे से भी छोटे हैं बिलावल, तो लिहाजा वो बच्चों की बात का बुरा नहीं मानते, क्योंकि बच्चों को बहुत कुछ सीखना होता है, बच्चों की बात दरगुजर करते हैं। वैसे हमारे यहाँ तो बड़ों ने भी कुछ नहीं सीखा बाल सफ़ेद करने के अलावा, किसी के सफ़ेद हो गए, किसी के बाल वैसे ही झड़ गए। चले बच्चा अगर कुछ सीख रहा है, चले वो सीख तो रहा है ना। आप लोगों ने बाल सफ़ेद कर लिए, सियासत में इतने बड़े बड़े खिलाड़ी आप लोग कंसिडर होते हैं, सीखा क्या आप लोगों ने? ये जो आप लोग करके आते हैं असेंबली में जाके। और इन्होंने क्या कहा जी कि बिलावल पर कागजी वसीयत का हमला पीटीआई वाले करते हैं, पता नहीं उन्हें मुझ पर कागजी वार करने की जरूरत क्यों महसूस हुई। और दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की डेप्यूटी सेक्रेटरी इत्तलात पलबशा खान ने भी एहसन इकबाल साहब को जवाब दिया। कहती हैं कि बिलावल की तकरीर में रखना डालकर एहसन इकबाल साहब आखिर किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं। उम्र के लिहाज से अकल आती तो आज हालात मुख्तलिफ होते। अब नाज़रीन साफ साफ नज़र आ रहा है कि आग दोनों जाने बराबर लगी हुई है। एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि बिलावल को तहरीक इंसाफ पर्ची कहती है और हकीकत ये है कि पर्चियों के ताने तो नून लीग। ये मामला क्या है, इस पर ज़रा बात करेंगे। नून लीग के कायद को अगर आप देखें कि वो अमरीकी सदर को किस अंदाज से क्या पैगाम दे रहे हैं, ये ज़रा क्लिप चलाइएगा। अब नाज़रीन हमारे रहबरों ने ये उलझन अपने लिए कह लें कि खुद खड़ी की है कि वो अंग्रेज़ी बोलने के चक्कर में पर्ची बनाकर साथ रखते हैं ताकि उनका भरम कायम रहे। ये भरम कायम कर रहे थे पर्ची पकड़ के। लेकिन मेरे ख्याल से जो पर्ची पढ़ने वाला होता है ना, पर्ची पढ़ने से आपकी शान में वकार में इजाफा नहीं होता बल्कि कमी आती है। कि मत बातों में दिल की बातें करनी है, करें, आप लिख के लेके जाएंगे, आपके अल्फाज दिल से निकलने चाहिए ताकि सामने वाले के दिल को छू लें। आप साथ पर्चियाँ लेके जाएंगे। अब ये साबिक अमरीकी सदर हैं,
ये नून लिख के कायद को पर्ची पढ़ते हुए देखकर क्या सोचते होंगे वो। मैं क्या कहूँ यहाँ पे, इसमें भी निशानियाँ हैं, लेकिन निशानियाँ अक्ल वालों के लिए होती हैं, सोचने वालों के लिए होती हैं। यूनाइटेड नेशन का इजलास हो या कोई भी बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म, दुनिया भर के मुल्क के सरबराह अपनी अपनी ज़बान में बात करते हैं और उनके इस अमल को इज्जत की निगाह से देखा जाता है, और देखा भी जाना चाहिए कि अपनी अपनी ज़बान में बात करते हैं। लेकिन हमारे रहबर इसी मसले में उलझे रहते हैं कि तकरीर अंग्रेज़ी में करनी है, अंग्रेज़ी में करनी है, अंग्रेज़ी बोलनी आए ना आए, पढ़नी आए ना आए, लिख के ले जाएं, चिट्ठों से पढ़ पढ़ के सुनाएं। ये उलझने देखें इनकी, ज़रा किन चक्रों में पड़े रहते हैं, फोकस ही ठीक नहीं है। अब ऐसे भी देखकर पढ़ने से मेरे ख्याल से एतमाद में कमी भी आएगी। दिल की बात है कहें, सोच कर कहें, लेकिन वो लिख कर लेके जाते हैं। अब ये भी नहीं पता, मुझे तो लगता है कभी कभी कि खुद भी नहीं पता होता कि क्या लिखा हुआ है। अब एतमाद में जब कमी आएगी तो आप खुद देख लें। और जो लीडर होता है, जो सही मायनों में लीडर होता है, वो आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, ये दिल से बात करता है और आपके दिल पे लगती है जाके वो बात, दिल को छू लेती है वो बात, दिल को छू लेती है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब इस मामले में तब्दीली लाएँ और उन्होंने अपनी हर तकरीर, आपको पता है, ज़बरदस्त अंदाज में की, बग़ैर पर्ची के की, बग़ैर पर्ची के। जो यहाँ था वो ज़बान से अदा किया तो कानों से होता हुआ सुनने वालों के दिल में उतर गए उनके अल्फाज, और बहुत खूब हमेशा उन्होंने अच्छी बात की। और इमरान खान साहब ने मज़ीद उलझनों से उलझने से भी इनकार कर दिया और अमेरिका के डू मोर के जवाब में नो मोर कह दिया। और पाकिस्तान ने अमेरिका को फ़ौजी अड्डे देने से भी साफ इनकार किया है। और निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब क्या कह रहे थे कि जी अड्डों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, फ़ौजी अड्डे अमेरिका की ख्वाहिश और तलाश हो सकती, लेकिन हमने अपना मुफाद देखना है। अब ये भी खबर आ रही है कि जी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अमरीकी सेक्रेटरी की कॉल लेने से भी इनकार कर दिया है और मौक़िफ़ ये था कि बात बराबरी की सतह की लीडरशिप से होगी, क्योंकि प्रोटोकॉल के मुताबिक सदर जो बाइडन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से बात करते हैं। और ज़राए की इस खबर की तरदीद या तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो ये पाक अमरीका ताल्लुकात की, याद रखिएगा, एक नई जो पहले नहीं देखी गई कभी भी। और ऐसी तब्दीलियाँ दूसरे सियासी रहनुमाओं को भी मेरे ख्याल से अपने रवैयों में लानी चाहिए। ऐसे पाकिस्तान तरक्की करेगा अगर ये तब्दीलियाँ आएंगी, वरना ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। कल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। कनाडा में एक 20 साला नौजवान, उसने मुसलमान ख़ानदान पर ट्रक चढ़ा दिया और इसके नतीजे में उस ख़ानदान के 4 अफराद मौके पर जाम बहक हो गए और एक 9 साला बच्चा ज़ख्मी हुआ। अच्छा, कैनेडियन पुलिस इसके बारे में क्या कहती है कि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसने जानबूझकर फुटपाथ पर इंतज़ार करते हुए जो ख़ानदान है उस पर हमला किया और मुलजिम का ये इक़दाम मजहबी मुनाफरत पर मबनी था। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जी वाक़ये की शदीद मज़म्मत की है। अब नाज़रीन, ये बात हकीकत है कि कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने मज़म्मत की है और अफसोस का इजहार किया है, लेकिन क्या ये काफ़ी है? क्या ये सिर्फ कहने की हद तक है? अब ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए अब कोई ना कोई इक़दाम तो करने होंगे, क्योंकि ये पहला वाक़या नहीं है, ऐसे वाक़यात पहले भी पेश आ चुके हैं। अच्छा, कनाडा में गुज़िश्ता 4 साल में अगर मैं आपको बताऊँ तकरीबन 700 के करीब इस्लामोफोबिया के केस रिपोर्ट हुए हैं। 700, आप सोचिए। और सिर्फ अफसोस कर देना, मजम्मत कर देना, ये काफ़ी नहीं है। अच्छा, मगरबी ममालिक में इस्लामोफोबिया के केसों में भी इजाफा हो रहा है। इस हवाले से जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तानी ख़ानदान का जो कत्ल है वो मगरबी ममालिक में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया की मिसाल है और बैनुल-अक़वामी बरादरी के ज़रिए इस्लामोफोबिया का मजमूई तौर पर मुकाबला करने की ज़रूरत है। इस मौके पर वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब का क्या कहना है जी? उनका जो मौक़िफ़ आया है इस वाक़े को लेकर, वो कहते हैं कि जी कनाडा में कत्ल होने वाले पाकिस्तानियों का गुनाह मुसलमान होना था और मेरे नज़दीक ये दहशतगर्दी का ही वाक़या है। अच्छा नाज़रीन, इस्लामोफोबिया को हवा देने वाले फ्रांसीसी सदर, उनको आज एक नौजवान ने सबके सामने ज़ोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया और फ्रांसीसी सदर उस अचानक हमले से घबरा गए और वो कहते हैं ना, हवास बाख्ता हो जाना, हवास बाख्ता हो गए। अब सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि फ्रांसीसी सदर को बिल्कुल ठीक थप्पड़ पड़ा है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है 2 मौजूद मेहमान, किसी तारुफ के मोहताज ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। साबिक सफ़ीर शाहिद अमीन साहब, शाहिद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। अब ये वाक़यात आपके सामने पहला वाक़या नहीं है। मैं अब कनाडा की अगर हम बात की जाए इस्लामोफोबिया के हवाले से 700 के करीब ये वाक़यात पेश आ चुके हैं। ये इस्लामोफोबिया के उभरते जो ख़तरात हैं ये सबको नज़र आ रहे हैं, लेकिन दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। ब्रिगेडियर साहब क्यों? बहुत फिज़ा
असल में पहले तो कनाडा के हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि कनाडा की जो प्रेजेंट लीडरशिप है जस्टिन ट्रूडो की और उनके साथ जो उनकी कैबिनेट है वाकयात वहाँ ज़रूर 700 होंगे, लेकिन जो कनाडा की इस वक्त जो लीडरशिप है वो बहुत बहुत मैं कहूँगा कंसर्न लीडरशिप है, और वो बहुत एक तरह से जो अपना मजहबी मुताबिकत होती है और मजहबी इंटीग्रेशन होती है, उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं कनाडा में, और हर जो तबका है उसको सपोर्ट करते हैं। अब ये जो वाक़या हुआ है, ये एक शख्स का वाक़या है जिसने अब जो मेरा ख्याल कनाडा का रिहायशी भी नहीं है, जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से, और वो ब्रिटिश का लंदन के मेयर ने भी कुछ कहा है, तो उसका इंडिविजुअल एक वाक़या है, और ये इंडिविजुअल वाक़या की वजूहात जो हैं वो बहुत गहरी हैं, और उनका सबसे बड़ा ताल्लुक़ जो है वो जो कुछ पैलेस्टाइन में पिछले दिनों हुआ, या पैलेस्टाइन में जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होता रहा है, और एक जो दुनिया में ज़ियोनिस्ट और नियोकॉन क्रिश्चियंस का जो एक नेक्सस चल रहा है, जिसके ज़रिए वो मुसलमानों को टारगेट करने की एक पॉलिसी पे पैरा है, और जिस तरह अमेरिका की पॉलिसियाँ रही जिसमें उन्होंने दुनिया से झूठ बोल के, यानी इराक के बारे में झूठ बोला कि उसके बाद WMDs हैं, ट्रंप अब खुद जाते जाते कह गया कि जी बुश ने झूठ बोला। बरतानिया में सर चिलकोट इंक्वायरी हुई, कुछ 7000 पेजेस की इंक्वायरी है, जिसने ये कंक्लूड किया कि सद्दाम हुसैन के बाद वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं थे, और टोनी ब्लेयर ने झूठ बोला बरतानिया से, टोनी ब्लेयर को माफ़ी मांगनी पड़ी। और उसके बाद जो उसके अंदर जो UNO का रोल है, UNO बनाई गई थी दुनिया में अमन कायम करने के लिए। अब UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बजाय यूनाइटेड नेशन कॉरपोरेशन बन के वो दुनिया के बड़े मुल्कों को क्लीन चिट देती है, आर्टिकल पास करती है, करारदादें पास करती है कि जाओ इजाज़त है 43 मुल्कों की फ़ौज ले जाओ, जाके अफ़गानिस्तान में हमला करो क्योंकि अफ़गानिस्तान जो है वो मुसलमान मुल्क है, इराक़ पे हमला करो कि इराक़ मुसलमान मुल्क है, सीरिया को तबाह करो कि सीरिया मुसलमान मुल्क है, जैसे भी मुसलमान हैं मुख्तलिफ फ़िरक़े से वह ताल्लुक़ रखते हैं। लिबिया को तबाह करो, जो एक वेलफेयर स्टेट थी, क़ज़ाफ़ी था, अपने मुल्क पे रूल कर रहा था, उसके लोगों का हक़ था वो उसको रखते या न रखते, उसको तबाह व बर्बाद कर दिया। तो अब ये जो चीज़ें दुनिया में लोगों को नज़र आती हैं, और उसके बाद जो अमेरिकन प्रेसिडेंट और वेस्टर्न प्रेसिडेंट कंसिस्टेंटली झूठ बोलते हैं, हिपोक्रेसी करते हैं, रियाकारी करते हैं, दुनिया से झूठ बोलते हैं, यानी इससे बड़ा कोई झूठ जो बाइडन बोल सकता है जब वो कहता है इजराइल हैज़ अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। उसके जहन में जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है जिसका अपना बेटा कैंसर से मरा है, उस शख्स के जहन में ये ख्याल नहीं आता कि जो पैलेस्टाइन में मुसलमान मर रहे हैं, जो सिर्फ अपने एक हाथ में पत्थर उठाते हैं और एक हाथ में उन्होंने बच्चों ने दूध की बोतल पकड़ी होती है, और जिनके आप मकानों को तबाह कर रहे हैं जिनको आप यहूदियत के ऊपर मार रहे हैं, जिनके खिलाफ आप हॉलोकॉस्ट कर रहे हैं, यानी इजराइल हिटलर के खिलाफ हॉलोकॉस्ट करके दुनिया की जो वो है सिम्पथीज वो लेता है। उसने एक इशू बना दिया हॉलोकॉस्ट को, उसने एक हॉलोकॉस्ट को एक नई फ़िरका बना दिया है। हॉलोकॉस्ट नहीं हुआ था इतना, हिटलर ने इतने लोग मारे नहीं थे जितने नेतन्याहू हिटलर, नेतन्याहू फाशिस्ट, नेतन्याहू दहशतगर्द ने इस वक्त पैलेस्टाइन में लोग मारे हैं, और उसको सपोर्ट हासिल है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की, उसको सपोर्ट हासिल है जो बाइडन की, उसको सपोर्ट हासिल रही जॉर्ज W बुश, जो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द साबित हुआ, जिसने दहशतगर्दी को फरोग दिया, जिसने दहशतगर्दी को एड किया, जिसके ज़माने में ISIS बनी, 5000 लोग जॉर्डन में ट्रेंड हुए, उसने ये ISIS बना के इराक को तबाह बर्बाद किया, और फिर वो यहूदियों की ज़बान बोलता रहा, वो वॉल ऑफ ग्रीफ पे जाके उसकी तरफ मुंह करके रोता रहा। तो ये जो एटीट्यूड है जिसमें आप पैलेस्टाइन को के मुसलमानों को मार रहे हैं, यहूदियत को सपोर्ट कर रहे हैं, न्योकॉन क्रिश्चियन और यहूदियत का मजहब के ऊपर नेक्सस बना है, हिंदुत्व का उसके साथ नेक्सस शामिल है। कल उत्तर प्रदेश में एक मस्जिद के अंदर हिंदू बलवाइयों ने गुल पे नमाज पढ़ते हुए मारा, मुसलमानों के ऊपर हमला किया। जिस तरह मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ते हुए यहूदी फौजियों ने, ज़ियोनिस्ट फौजियों ने, दहशतगर्द फौजियों ने, मक्कार फौजियों ने, एक जालिम और फौजियों ने नमाज पढ़ते हुए मस्जिद के दरमियान में फ़लस्तीनियों पे हमला किया। अब क्योंकि मस्जिद के अंदर पैलेस्टाइन में हमला हुआ, उससे लीड ली हिंदुत्व के भी ये जो दहशतगर्द RSS के जिनका लीडर नरेंद्र मोदी है,
जो भारत के लिए भी मुजी है, दुनिया के लिए भी मुजी है, वो दूसरा हिटलर है जो इस दुनिया में पैदा हुआ, जो हॉलोकास्ट कर रहे हैं इजराइल में, जो हॉलोकास्ट कर रहे हैं इंडिया में। उन्होंने फ़लस्तीन की मस्जिद से लीड लेके जाके हम बैतुल मुक़द्दस के हमले से लीड लेके जाके मुसलमानों को बलवाइयों ने मारा। अब ये चीज़ें जिस वक्त तक पैदा रहेंगी, जिस वक्त तक रहेगी, और जिस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, यहूदियत के परवरदा लोग जितने हैं, CNN के परवरदा लोग जितने हैं, जो यहूदियत को सपोर्ट करते हैं, ज़ियोनिस्ट को सपोर्ट करते हैं, ज़ियोनिज़्म को सपोर्ट करते हैं, ज़ियोनिस्ट दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं, जिस वक्त तक वो इस दुनिया में जिंदा हैं, और जिस वक्त तक अमेरिकन प्रेसिडेंट ये कहता रहेगा और नई वाइस प्रेसिडेंट ये कहती रहेगी, फ्रांस का सदर ये कहता रहेगा, जर्मनी हिटलर जर्मनी जो जहाँ पे हिटलर रहा, अब वो यहूदियों को हथियार देता रहेगा, उससे फ़लस्तीनियों को ये शहीद करते रहेंगे, इंडिया के अंदर बलवाई जो है ये RSS के दहशतगर्द मुसलमानों पे जुल्म करते रहेंगे, उस वक्त तक आप इस किस्म की लीड को, इस किस्म के वाक़यात को कंट्रोल नहीं कर सकते। इस किस्म के वाक़यात इसलिए इमरान खान ने UNO में खड़ा होकर इस्लामोफोबिया का जो है इशू उठाया था, और उसका रिजल्ट आज आपको नजर आ रहा है कि वो शख्स जिसने मारा है, एक 3 जनरेशंस थी, एक ग्रैंडफादर थे, एक मदर थी, एक 15 साल की बच्ची थी, एक 9 साल का बच्चा था, वो कहता है कि जी मैंने इसलिए मारा कि वो मुसलमान है। तो आप ये सोचिए एक सेकंड को कि अगर यही काम इंग्लैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर, जर्मनी के अंदर कोई मुसलमान करे और जाके किसी 4 लोगों के, 4 ईसाइयों के ऊपर या 4 यहूदियों के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा दे, ट्रक चढ़ दे, तो पूरा मीडिया क्या शोर मचाएगा, दुनिया में किस किस्म का तूफान बर्पा होगा, किस किस्म की लान तान की जाएगी। लेकिन चूंकि ये चीज़ें मुसलमानों के खिलाफ होती हैं तो ना ये इंटरनेशनल मीडिया आवाज उठाता है, ना कोई बड़े बड़े लीडर को बयान देते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा होना जरूरी है, जो वो जमा नहीं हो सकते, क्योंकि अब तो आप यहूदियत का प्रचार कर रहे हैं ना, बहुत सारे मुसलमान ममालिक जो है, बहुत सारे वो हैं जो उनके साथ खड़े हुए हैं, जो कहते हैं जी जो कुछ वो कर रहे हैं फलस्तीनियों के खिलाफ ठीक कर रहे हैं। तो जिस वक्त तक ये डिवीजन रहेगी उस वक्त तक इस्लाम टारगेट होता रहेगा। ठीक है जी, शायद इस टारगेट के सिलसिले में आपने देखा इराक तबाह हो गया। जी शायद अमीन साहब, आपने ब्रिगेडियर साहब को भी सुना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू कर रहे थे, बड़े अहम पॉइंट्स उठा रहे थे, तो इसलिए मैंने इंटरप्ट नहीं किया। अच्छा, आप क्या कहते हैं फारिग शाहिद साहब, ये कैसे देख रहे हैं आप, ये जो बढ़ते हुए वाक़यात हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, तमाम लोग हैं तमाशाई बने हुए, किसी को नज़र नहीं आ रहा है। और दूसरी बात है कि दो तरह की चीज़ें होती हैं, जो भी कहा जाता है ना इस्लामोफोबिया, तो मुझे लगता है कि एक तो नफ्सियाती होता है, दूसरी चीज़ ये होती है कि ये लोग शायद मुसलमानों से डरते हैं, ये घबराते हैं कि मुसलमान एक बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं अगर एक हो जाएं। लेकिन यहाँ पे भी बड़ी वीकनेस है कि मुसलमान भी आपस में एक नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो खामोश होते हैं, आवाज़ उठानी होती है। पाकिस्तान या कुछ ममालिक हैं जो आवाज़ उठाते हैं। आई होप आप अग्री करेंगे मेरी बात से। एक बड़ा संजीदा मसला है, इस पर संजीदगी से बात करने की जरूरत है। जज्बात में बह के सिर्फ अपनी दिल की भड़ास निकालने से कुछ हासिल नहीं होगा। नंबर 1 बात यह है कि जो कुछ वाक़या हुआ कनाडा में इंतहाई काबिल मजम्मत है, शर्मनाक है। कनाडा को उसमें बेइज्जत, दुनिया में सारी दुनिया में उसको बेइज्जत कर दिया है। कनाडा का बड़ा अच्छा नाम था। कनाडा के वज़ीर आज़म खासतौर पर बड़े अच्छे शख्सियत के आदमी हैं। मुसलमानों के बारे में भी उनकी बड़ी अच्छी पॉलिसी रही है। मस्जिदों में जाते हैं, बल्कि नमाजों में भी शामिल होते हैं और क्या क्या नहीं करते। उन्होंने इस वाक़े की बड़ी शदीद मजम्मत की है और उम्मीद है कि अब वो इस सिलसिले में कोई ज़्यादा वाज़ेह इक़दाम उठाएंगे। यकीनन जिस आदमी ने ये कत्ल किया है, जो टेररिज्म का वाक़या है, ग्रोस टेररिज्म है, बिल्कुल काबिल मजम्मत, इंतहाई शर्मनाक है, इंसानियत सोच का काम है। उस आदमी को तो गिरफ्तार कर लिया गया है और मैं समझता हूँ उसके ऊपर जो है मुकदमा चलेगा और टेररिज्म का मुकदमा चलना चाहिए। उसको जो सज़ा है, मौत की सज़ा है, जो भी इंतहाई सज़ा है वहाँ पे। तो ये तो वाकई अपने तौर पे एक लिहाज से अंदर जुडिशल जो भी सिस्टम है उनका हो जाएगा। लेकिन बड़ा मसला और है। बड़ा मसला ये है कि ये ज़हनियत किस फ़ॉर्म की है, जिसको आप इस्लामोफोबिया कहते हैं। इस ज़हनियत को किस तरीके से ख़त्म करें? ख़त्म करना कोई आसान काम नहीं है। सिर्फ ये कि हुकूमत जो है या प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो जो है इस बारे में कोई हुक्म दे दें तो ये मामला ख़त्म हो जाएगा, वो ख़त्म नहीं होने वाला। ज़हनियत की जो होती है उसको वो बड़ी एक दूरदर्श चीज़ होती है। उसको ख़त्म करने के लिए बेशुमार इक़दाम उठाने पड़ते हैं। सोसाइटी को पूरी तरह इन्वॉल्व होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल्स को पूरी तरह इन्वॉल्व होना चाहिए, मीडिया को पूरी तरह इन्वॉल्व होना चाहिए। अच्छा, उनको तो हम बुरा भला कहते हैं, बिल्कुल सही तौर पर बुरा भला कहते हैं।
ब्रिगेडियर साहब ने कई वाकयात का जिक्र किया, लेकिन अपने आप को भी मत भूलिए। आप क्या इस्लामी इंतहा पसंदी क्या साल से नहीं चल रही है? क्या हमारे यहाँ टेररिज्म मुल्क के अंदर क्या क्या हरकतें हुई हैं? आपको मालूम है किस तरीके से 70,000 लोगों की जान ली गई है इस मुल्क के अंदर? किसने जान ली है? हमारे अपने इंतहा पसंदों ने जान ली है। तो ये एक बीमारी है, ये इंतहा पसंदी जो है, खासतौर पर मजहबी इंतहा पसंदी जो है बीमारी है, और इसको दूर करने के लिए यकीनन इक़दाम उठाने चाहिए। लेकिन ये समझना कि किसी हुकूमत का एक हुक्म देने से ये मामला खत्म हो जाएगा, वो गलत फहमी है। तो इसलिए मेरे ख्याल में इस मामले पे गौर करने के लिए यकीनन यूनाइटेड नेशन एक इदारा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस सिलसिले में बड़ा, मैं समझता हूँ, अच्छा पॉलिसी इख्तियार की है। वक्त मंत्रियों को ललकारा है कि भाई आप इस बारे में कोई वाज़ेह कदम उठाइए, ये इंतहा पसंदी का सिलसिला खत्म करने के लिए सवाल का कदम उठाइए। अब ये इंतहा पसंदी वो है, उसके अंदर आपको मालूम है कि इस्लाम दुश्मनी एक फैक्टर है, उसमें नस्ली तासुब एक फैक्टर है, एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एक फैक्टर, और ये एक किस्म की वो वाली अच्छा शायद से ये जानना चाहिए कि नस्ली तासुब है क्यों? उसका वहाँ रिएक्शन होता है, वहाँ पे कोई वाक़या होता है, हमारे यहाँ रिएक्शन होता है। मुसलमानों के लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, मुसलमानों से क्या ये घबराते हैं? ये किस किस्म की नफरतें क्यों करते हैं? खुद को सुपीरियर समझते हैं, हमें इंफीरियर समझते हैं, या अंदर से हमसे घबराते हैं? इक़दाम पे भी तो नजर डालिए जरा, मुसलमानों के इक़दाम पे भी तो नजर डालिए। 9/11 किसने किया था? और ये इतने बेशुमार वाक़यात खुद यूरोप में होते रहे, वहाँ पे भी वाक़यात होते रहे कि मुसलमान ने अपनी गाड़ी जाके क्राउड के अंदर चला दिए। ऐसे वाक़यात यूरोप में मुसलमानों ने भी किए हैं। तो जरा अपनी तरफ भी नजर डालिए ना। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक नहायत खतरनाक सिचुएशन है। हमारे यहाँ ये इस्लामी इंतहा पसंदी है, एक्सट्रीमिज्म है, वेस्ट में ये इस्लामोफोबिया है, ये दोनों एक दूसरे को फीड करते हैं। वहाँ पे ऐसा वाक़या होता है तो हमारे इंतहा पसंदी बढ़ती है। तो इस चीज को दूर करने के लिए बड़े दूरदर्श कदम उठाने पड़ेंगे। अच्छा, आपकी बात से मेरे ज़हन में, ठीक है, आपकी बात से एक सवाल मेरे ज़हन में, ब्रिगेड साहब आपकी तरफ भी आ रही है, शायद साहब आपसे इसी सवाल का जवाब लूंगी। ब्रिगेड साहब, आपने देखा शायद साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों के भी कुछ वाक़यात उन्होंने भी कोट किए, और मुसलमानों को भी कह रहे हैं कि खुद देखना चाहिए कि उनके क्या इस तरह के मामलात रहे हैं, तो इस तरह की सोच डेवलप हुई, इस्लामोफोबिया जो भी वो कह रहे थे, आप सुन रहे थे। लेकिन मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी क्योंकि इस तरह के वाक़यात वहाँ भी पेश आते हैं। अब ये जो शख्स है, इस तरह के जो वाक़यात पेश आते हैं, अगर कोई मुसलमान करेगा तो उसको दहशतगर्द कह दिया जाएगा, टेररिस्ट कह दिया जाएगा, और अगर ये लोग करेंगे तो जी वो ज़हनी मरीज था, वो तो नफ्सियाती मरीज था। क्या कहेंगे आप जी शाहिद साहब? मतलब शाहिद साहब वहाँ पे भी सब कुछ किया जा रहा है ना, वो लोग भी करते हैं, लेकिन वो नफ्सियाती मरीज बन जाते हैं। मुसलमान अब देख लें कि कश्मीर में जो बच्चे जब खड़े होते हैं वहाँ पे अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वो बाकायदा जिद्दोजहद कर रहे हैं, आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, तो उनको पत्थरबाज कहा जाता है। जो बंदूकें पकड़ के खड़े हुए हैं, बैलेट गन्स के छर्रों के साथ उनकी बिनाई छीन रहे हैं, उन पर गोलियां चला रहे हैं, लाशें उठ रही हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? मतलब वो दहशतगर्द नहीं है, जो पत्थर पकड़ के खड़े वो उनकी नजर में पत्थरबाज, और वो दहशतगर्द जो कि वो मुसलमान है। जी ब्रिगेड साहब। देखिए, जो शाहिद साहब बात कर रहे हैं, बात ठीक है कि जी हमारे अंदर भी दहशतगर्दी है, हमारे अंदर एक्सट्रीमिज़म है, लेकिन वो हमारे अंदर है। यानी मुसलमानों के दो फ़िरक़े, दो मुख्तलिफ़ ख़यालात, मतलब एक तरह से आप अगर कुरान शरीफ को किसी तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं, और या आप फ़िक़ही लड़ाई लड़ रहे हैं, या जिस तरह हमारे यहाँ ख़ुद का हमले हुए, उन्होंने कहा कि जी हम तो ठीक कर रहे हैं, तो ये तो मुसलमानों के अंदर, अपने अंदर है ना, ये दहशतगर्दी, ये एक्सट्रीमिज़म हमारे अंदर मौजूद रही है। और पाकिस्तान ने तो इसको बहुत बुरे तरीके से फेस किया, पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान के जितने शहरी हैं उन्होंने, तो ये तो हमारा अपना मामला है ना। लेकिन 9/11 का शाहिद साहब ने जिक्र किया, 9/11 इंशाल्लाह दुनिया प्रूव कर देगी। अमेरिका के अंदर 400 थिंक टैंक बन गए हैं, एक कोई अपना पायलट्स का है, मेट्रोलॉजिकल इंजीनियर्स का है, फायरमैन का है, मतलब किस किस का, जो ये रिसर्च कर रहे हैं कि 9/11 किया नहीं गया था, 9/11 कराया गया था। 9/11 वाज ए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। मैं नहीं कर रहा, मैं किताबें उठा के आपको बता सकता हूँ। पहला फायरमैन जो 9/11 के मौके पर पहुंचा था, क्या वो अपना लेफ्टिनेंट था, वो वहाँ पे रिपोर्ट, वो अपना पहला शख्स था जिसने वहाँ पे 9/11 पे जाके मतलब फायर टेंडर्स के साथ पहुंचा था। उसने रिज़ाइन कर दिया था बाद में, उसने किताब लिखी, उसने कहा वहाँ से एक्सप्लोसिव की बू आ रही थी। सो ये दुनिया आखिरी वाले दिनों में आपको प्रूव हो जाएगा कि 9/11 क्यों कराया गया था, क्योंकि अफगानिस्तान पे हमला करना था। अच्छा, दूसरा लॉजिक, 9/11 के अंदर तो कोई अफगानी नहीं था, उसमें तो सारे आपने कहा कि अरब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे। अगर अफगानी कोई नहीं था, वाई टू अटैक अफगानिस्तान पे क्यों हमला करना था? 9/11 अगर इतना इंटेलिजेंस फेलियर था
कि वहाँ पे उनको पता नहीं चला कि पेंटागन के 4 किलोमीटर के इलाके में जहाज चल रहे हैं और तबाह करने आ रहे हैं। फॉर गॉड सेक यार, बहुत बड़ी CIA ऑर्गेनाइजेशन है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करती है, फॉरेन बेसिस रखती है, वहाँ पे लोगों को 6-6 साल कैद रखती है। अभी एक शख्स को रिलीज़ किया है 23 साल कैद रख के, उसका अपना अप्रूव नहीं करते। खालिद शेख मोहम्मद को उन्होंने कोई 300 दफ़ा वाटर बोर्ड किया था, अगर आपको याद हो, उसकी अमेरिकन एक डॉक्यूमेंट्री बनी है, वो उठा के देख लीजिए। 300 दफ़ा एक ही स्टेटमेंट दी थी उसने। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये चीज़ें इतनी सिंपल नहीं है कि 9/11 हो गया, अरबों ने कर दिया। ये 9/11 वॉज इंटेंडेड फॉर समथिंग, ये डिफरेंट डिस्कशन है। लेकिन बात यह है कि हम जो बात कर रहे हैं और शाहिद साहब जो कह रहे हैं, वाकई है हमारे अंदर टेररिज्म। हमारे यहाँ उससे पहले बाहर भी लोग दहशतगर्दी के वाक़यात होते रहे, करते रहे हैं, लेकिन वो मुसलमान जो ये कर रहे थे उसको हर एक ने डिनाउंस किया है। यानी ताहिरुल कादरी का एक बड़ा फेमस फतवा है, बड़ा मशहूर, बड़ा कंक्लूसिव फतवा उन्होंने कहा, खुद ये जो खुदकश बम्बार है, ये उन्होंने उसको मतलब बड़े बड़े वाइड तरीके से एक्सप्लेन किया है कि ये इसका इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और कोई इजाज़त नहीं देता कि आप खुदकश बम्बार बने और ये जो है सुसाइड बॉम्बिंग आप करें। और सुसाइड बॉम्बिंग जो है वो हर तरीके से गलत है, हर तरीक़ेकार से गलत है, कहीं पर भी हो। तो कहने का मतलब ये कि वो चीज़ें लोगों ने वो भी रिकग्नाइज़ की हैं और दहशतगर्दी को भी कहा कि ये दहशतगर्दी जो है, टेररिज्म जो है, एक्सट्रीमिज़म जो है, ये गलत फिनोमेना है। लेकिन कनाडा एक बहुत अच्छा मुल्क है। जस्टिन ट्रूडो का आप ट्वीट उठा के पढ़ ले। मैं जिस बात पर अर्ज़ कर रहा था ना कि अगर आपने माहौल पैदा करना है, अगर आपने सोच पैदा कर, और बहुत सारे इस्लामोफोबिया पे बहुत सेमिनार भी होते हैं, वहाँ लोग बोलते भी, लेकिन जिस वक्त तक लीडर्स का एटीट्यूड ये रहेगा कि वो मरने वाले को राइट ऑफ डिफेंस नहीं देंगे और यही कहते रहेंगे इजराइल हैज अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, ये वो अगर जब तक ये नहीं कहेंगे पैलेस्टीनियन हैव अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, जिस वक्त वो उस चीज़ को सलूशंस की तरफ नहीं आएंगे, जिस वक्त इराक को तबाह करेंगे, मुसलमान ममालिक को तबाह करने जाके क्रिश्चियन ममालिक मुल्क को भी तबाह करें ना, कहें जी यहाँ पे इसको भी हम जो वो दिलाने के लिए आ गए, आज़ादी दिलाने के लिए आ गए, वो नहीं करेंगे। तो क्योंकि अफ्रीका के ममालिक से तो वो दौलत लूटते हैं, हीरे लेके आते हैं वहाँ से, वहाँ कौन सी जमहूरियत है? वहाँ भी तो सोमालिया में भी तो इन्होंने कारपेट बॉम्बिंग भी की है और ड्रोन अटैक्स भी किए हैं। तो जिस वक्त तक ये दो स्टैंडर्ड्स दुनिया में रहेंगे, जिस वक्त तक ये सपोर्ट करते रहेंगे यहूदियत को और दहशतगर्दी, अमेरिका सपोर्ट करता है दहशतगर्दी को। अब फ्रांस के सदर ने क्या कहा था? उसने कहा कि पैलेस्टीन में के खिलाफ किसी को, फलस्तीन के फेवर में किसी को जुलूस निकालने की आज़ादी नहीं है। अब अगर ये बात ये कहे या कोई कहे कि अमेरिका के सदर ने कहा कि इजराइल हैड द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ और वो फिर 300 उनको $700 मिलियन की इमदाद दे रहे हैं, फिर वहाँ पे उनके वो हथियारों की इमदाद दे रहे हैं फ़लस्तीनियंस को मारने के लिए, तो इसमें जज्बातियत की बात तो कोई नहीं है ना, ये तो हक़ाइक़ की बात है। तो जिस वक्त तक बड़े लोग इस सोच को पैदा नहीं करेंगे अपने मुल्कों के अंदर, अपने अवाम के अंदर, कि मुख्तलिफ अक़वाम को, मुख्तलिफ फ़िक़्ह ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को, मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को आपस में मिलजुल के रहना है, आपस में एक हो के रहना है, बर्दाश्त की क़ुव्वत पैदा करनी है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है। तो जिस वक्त तक ये बयानात नहीं आएंगे और ये बयान नहीं आएगा कि हाँ भाई फ़लस्तीनी भी एक मज़लूम है, उनके साथ भी जुल्म हो रहा है, उस मसले को भी हमने हल करना है, इतना जुल्म उनके साथ नहीं होना चाहिए, कश्मीर में इतना जुल्म नहीं होना चाहिए। अभी वहाँ पे म्यांमार में आपने मुसलमानों को मार दिया, रोहिंग्या मुस्लिम्स को, किसी का कोई बयान आया तो अब क्या होगा उसके खिलाफ? क्या मुसलमानों के अंदर जज्बात बेदार नहीं होंगे? अगर वो जज्बात बेदार होंगे और वो किसी के खिलाफ बात करेंगे तो आप कहेंगे ये दहशतगर्दी है। तो दहशतगर्दी को तो आप खुद फरोग दे रहे हैं। म्यांमार में जो कुछ हुआ था, जिसको आपने नोबेल प्राइज दिया था, वहां पे कंडेम करना चाहिए था उसको, वहां पे वॉर क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, नहीं नेतन्याहू के खिलाफ वॉर क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, वॉर ट्रिब्यूनल में उसके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए? कितने फलस्तीनियों को उसने खून किया और फिर कहता है कि जी मैं तो मारता रहूंगा। यानी ओपनली एक तरफ हिलरी क्लिंटन खड़ी होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, एक तरफ नेतन्याहू खड़ा होता है, वो आके खड़ा होकर कह रहा होता है कि हम तो यूनिवर्सिटी में भी हमला करेंगे, हम अस्पताल पर भी हमला करेंगे। अब इस पर कोई मैंने अपनी तरफ से तो नहीं गाड़ रहा। तो ये चीज़ें जिस वक्त तक दुनिया में ये रहेंगी और बड़े ममालिक का ये रवैया और एटीट्यूड रहेगा, तो हम तो बोलते रहेंगे इस्लामोफोबिया के लिए, बहुत सारे लोग आवाज़ उठाते रहेंगे, बहुत सारे मॉडरेट लोग आवाज़ उठाते रहेंगे, वो सेमिनार भी होते रहेंगे, लेकिन इस चीज़ के अंदर ये फीलिंग्स जो हैं ख़त्म करने के लिए ये बड़े लीडर जो है फीलिंग्स को और बढ़ाएंगे और ये इंडिविजुअल्स एक्ट करेंगे। जब किसी मुल्क में हमला होता है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो हुकूमत कर रही है, वो इंडिविजुअल कर रहा है। जो न्यूजीलैंड की कितनी अच्छी हुकूमत है,
उनकी प्राइम मिनिस्टर का क्या रवैया रहा। लेकिन वहां भी तो एक शख्स निकला जिसने जाके मस्जिद में हमला किया, वहां मस्जिद में हुआ, मस्जिद अक्सा में हुआ, कल इंडिया में हो गया। तो ये तो लीड बनती है ना एक जगह से दूसरी जगह, और यही चीज़ है जो इस्लामोफोबिया के खिलाफ और इन चीज़ों को जन्म देती है। सही। शाहिद अमीन साहब, आपका लास्ट कमेंट। मुझे भी कुछ कहने का मौका दीजिए। तो उन्होंने साहब ने इतने सारे इशू उठा दिए हैं। वैसे कि लाइक मिनट सॉरी मेरी बात काट रही हूं, वैसे आप कर रहे हैं, जरा मुझे बोलने दीजिए, जरा मुझे भी बोलने दीजिए। पहले तो ब्रिगेडियर साहब की मैंने बात सुन ली, अब आपकी तकलीफ मैं सुनूंगा, मेरी तो बोलने की बारी नहीं आनी। जी जी। तो मैं कह रहा था कि उन्होंने कहा 9/11 तो हुआ ही नहीं, वो तो साजिश है। चलिए आप मानना नहीं मानते तो ना माने, सारी दुनिया तो मानती है। तो उसामा बिन लादेन ने कई बार एतराफ़ किया कि ये मैंने कराया है, और अफगानिस्तान के बार बार बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने डिमांड किया कि उसामा बिन लादेन को निकालो अपने मुल्क से, बाहर निकालो अफगानिस्तान से। वो नहीं माने। हमने अपने जनरल उनके यहाँ कोई ऐसी हरकत करता है, आप मुझे बहुत इंटरप्ट कर रही हैं, आप मुझे बात करने नहीं दे रही हैं, आप मुझे इंटरप्ट कर रही हैं, आप मुस्तकिल मुझे इंटरप्ट कर रही हैं, मुझे बात करने नहीं दे रही हैं आप। तो हमने पूरी कोशिश की उसामा बिन लादेन को वहां से निकाला जाए, वो नहीं निकला। हमारी तरफ से बड़े बड़े एमिसरी भेजे गए, उलमा भेजे गए कि भाई उसामा बिन लादेन को अफगानिस्तान से बाहर निकालो, उन्होंने नहीं निकाला। आखिर में उस पर हमला हुआ। हमला करने की वजह ये थी, ये अपने रोहिंग्या का वहाँ पे नोबेल प्राइज उनसे वापस ले लिया गया, उन खातून से। जो वेस्ट पे तो रिएक्शन आया है, ये कहना कि रिएक्शन नहीं आया तो गलत बात है। लेकिन बहरहाल वी आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय डिफरेंट थिंग। असल चीज ये है कि इस्लामोफोबिया मगरिब में है, एक बहुत खतरनाक उसकी सूरत में हो रही है, उसकी बहुत शदीद जरूरत है। और उसके लिए एक तो इस्लामी ममालिक को एक बड़ी वाज़ेह पोजीशन लेनी चाहिए, वेस्ट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालना चाहिए, यूनाइटेड नेशन के मुख्तलिफ इदारों को फाल करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद ये मसला आसानी से हल होने वाला नहीं। जब ये जहनियत जब हो जाती है, लोगों के दिमाग में एक कीड़ा बैठ जाता है, उसको निकालना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको इंटेलेक्चुअल लेवल पे काम करना होगा, आपकी सीक्रेट एजेंसीज को काम करना होगा, आपकी गवर्नमेंट को काम करना होगा। बड़ी एक लंबी कोशिश के बाद ये जहनियत खत्म की जा सकती है। आज तक हम अपने मुल्क में इंतहा पसंदी को खत्म नहीं कर पाए हैं। क्या हम कर पाए हैं अब तक खत्म? तो ये हमारे ऊपर इल्जाम लगाना गलत होगा कि इमरान खान की हुकूमत फेल हो गई या किसी और की हुकूमत फेल हो गई। ये जो दिमागी तहरीकें होती हैं, जो नजरियाती चीजें होती हैं, उनको दूर करना आसान काम नहीं है। ये कोई सरकारी हुक्म देने से खत्म नहीं होता है। तो इसके लिए बड़ी बैनुल अक़वामी ताउन की जरूरत है। मुस्लिम ममालिक का और मगरबी ममालिक में बहुत इस सिलसिले में डायलॉग की जरूरत है, मुख्तलिफ तरीके काम निकालने की जरूरत है। मीडिया को मोबिलाइज करना है, इंटेलेक्चुअल्स को मोबिलाइज करना है, रिलीजियस लॉबीज को मोबिलाइज करना है। उसके बाद ही उम्मीद की जा सकती है कि इस्लामोफोबिया वेस्ट में खत्म होगा और हमारे यहाँ इस्लामी इंतहापसंदी भी खत्म होगी। ठीक है जी, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।